हेलो गाइस, मैं ऋषिकेश। अब तक हमने ये देखा कि कैसे और क्यों हमारे ऑथर जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स ये बुक लिखने के लिए इंस्पायर हुए थे। अब हम मूल सिद्धांत यानी बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। क्यों छोटे बदलाव बड़ा असर दिखाते हैं। चैप्टर 1, छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग को ऑर्गेनाइज करने वाली इस संस्था ने हाल ही में नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेल्सफोर्ड को रखा था। ये वो समय था जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट करीब 100 वर्षों से साधारण दर्जे को झेल रहा था। ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 1908 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा टूर डी फ्रांस में भी उनका बहुत खराब प्रदर्शन रहा था। 110 वर्ष में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर डी फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिस्ट का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा था कि यूरोप के शीर्ष साइकिल निर्माताओं में से एक ने तो टीम को साइकिल बेचने तक से मना किया था, क्योंकि उन्हें डर रहा था कि अन्य प्रोफेशनल्स देखेंगे कि ब्रिटिश साइकिल्स खिलाड़ी उनके गियर का प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी बिक्री घट सकती है। ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग को नए मार्ग पर लाने के लिए रखा गया था। एक रणनीति यानी प्लानिंग के प्रति उनकी कड़ी प्रतिबद्धता उन्हें पूर्व कोचों से अलग करती थी। वो इस रणनीति को छोटी छोटी जीतों या फायदे का संग्रह कहते थे। यह दर्शन इस बात पर आधारित है कि आप जो कुछ भी करें उस हर बात में मामूली सुधार की तलाश करते रहें। ब्रेल्सफोर्ड कहते थे, पूरा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिल चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसे टुकड़ों में बांटकर आप देखेंगे और फिर उनमें 1% या 1% सुधार भी करेंगे, तो आप जब समग्र रूप में या टोटल आप उसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा बदलाव आप कर चुके होंगे। ब्रेल्सफोर्ड और उनके कोचों ने मामूली बदलावों से शुरुआत की, जिसकी एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिलिंग की सीट को फिर से डिजाइन किया ताकि ये अधिक सुविधाजनक हो जाए। इन्होंने टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि वो अच्छी पकड़ से चल सके। उन्होंने साइकिल चालकों को इलेक्ट्रिकल हीटेड पैंट्स पहनने को कहा ताकि मांसपेशियां यानी मसल्स का तापमान आदर्श रहे। साथ ही बायोफीडबैक सेंसर के प्रयोग से यह जांचा कि प्रत्येक एथलीट एक खास वर्कआउट के दौरान किस स्थिति में रहता है। टीम ने विंड टनल में विभिन्न कपड़े पहनकर परीक्षण किया और आउटडोर में साइकिल चलाने के लिए प्रयुक्त सूट्स की बजाय इंडोर रेसिंग सूट्स का प्रयोग किया, जो हल्के और ज्यादा एरोडायनेमिक साबित हुए। लेकिन वो इतने पर ही नहीं रुके। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीमों ने अनदेखे और अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% यानी 1% का सुधार करने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने कई तरह के मसाज लोशन का प्रयोग करके देखा कि कौन सा तेजी से मसल्स को ठीक करता है। इसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिल चालकों को हाथ धोने का सबसे बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वो ठंड की चपेट में आने से बच जाए। उन्होंने ये भी बताया कि हर साइकिल खिलाड़ी को रात में सोने के लिए किस तरह का तकिया और गद्दा लेना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने टीम का ट्रक भी भीतर से सफेद रंग से पेंट करा लिया ताकि धूल के मामूली कणों को भी देखा जा सके जो पहले नजर नहीं आते थे, जबकि उसके कारण अच्छे से तैयार की हुई साइकिल की गति भी खराब हो सकती थी। इस तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए गए तो परिणाम इतनी तेजी से आई कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
ब्रेलफोर्ड्स के पद संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का 2008 के बीजिंग ओलंपिक में दबदबा रहा, जिसमें सड़क और ट्रेन साइकिलिंग स्पर्धाओं में 60% गोल्ड मेडल जीते थे। 4 वर्ष बाद जब ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया, तो ब्रिटिश साइकिलिंग खिलाड़ियों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 विश्व रिकॉर्ड्स बनाए। उसी वर्ष ब्रैडली विंगिस पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की। अगले वर्ष उनकी ही टीम के अन्य साथी क्रिस फ्रूम ने ये रेस जीती और 2015, 2016 और 2017 में भी वही जीते। 6 वर्ष में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 5 मर्तबा टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की थी। ब्रिटिश के साइकिलिस्ट 10 वर्ष की अवधि में 2007 से लेकर 2017 तक 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक अथवा पैराओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके थे। साथ ही उन्होंने 5 बार टूर डी फ्रांस में भी जीत हासिल की थी, जो साइकिलिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा सफल दौर माना जाता है। तो ये होता कैसे है? कैसे सामान्य एथलीट्स की एक टीम ऐसे मामूली बदलावों से विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो जाती है, जो पहली बार देखने पर इतने मामूली लगते हैं कि उनके बहुत से बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। क्यों छोटे छोटे सुधार एकत्र होने पर इतने उल्लेखनीय नतीजे दे सकते हैं और किस प्रकार से आप ये नजरिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, क्यों छोटी आदतें बड़ा बदलाव करती हैं। दैनिक जीवन में इसी निर्णायक क्षण के महत्व का आकलन बढ़ा चढ़ाकर करना और छोटे छोटे सुधारों को कम समझना बहुत ही आसान है। हम यही मानते हैं कि बड़ी सफलता में ज्यादा प्रयास करना जरूरी है, भले ही वो वजन घटाने का मामला हो, कारोबार बढ़ाने का हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या किसी मकसद को प्राप्त करना हो। हम अपने आप पर इतना दबाव डालते हैं ताकि किसी तरह से कुछ ऐसा बदलाव हो सके कि हर कोई इस बारे में बात करे। इन सब के बीच 1% सुधार यानी 1% डेवलपमेंट विशेष रूप से कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी तो इस पर कोई ध्यान तक नहीं देता, लेकिन यह लंबे समय के लिए बहुत ही अर्थपूर्ण हो सकता है। छोटा सुधार लंबे समय में असाधारण अंतर दिखा सकता है। इसका गणित इस प्रकार से काम करता है। यदि आप प्रतिदिन 1% भी पहले से बेहतर होते हो, तो पूरे 1 वर्ष में 37 गुना बेहतर बन सकते हो। इसके विपरीत यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% यानी 1% बदतर हो जाते हो, तो आप 0 के करीब हो जाएंगे। भले ही छोटी जीत से शुरुआत हो या छोटी हार से, ये एकत्र होकर कई गुना हो जाता है। हैबिट्स यानी आदतें आत्म सुधार का कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। जिस प्रकार से धन चक्रवृक्षी ब्याज में कई गुना बढ़ जाता है, उसी प्रकार से आपकी आदतों का प्रभाव बार बार करने पर बढ़ता जाता है। भले ही वो किसी दिन मामूली बदलाव के रूप में दिखाई देती हो, लेकिन कई महीनों और वर्षों से इनका प्रभाव जबरदस्त हो सकता है। जब आप 2, 5 या कदाचित 10 वर्ष बाद पीछे की ओर देखेंगे, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि अच्छी आदतों के मूल्य क्या है और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। जीवन में प्रतिदिन इस कंसेप्ट को महसूस करना कठिन होता है। हम अक्सर छोटे बदलावों को इसीलिए नकार देते हैं क्योंकि वो उस पल में इतने उल्लेखनीय नहीं दिखाई देते। यदि आप आज थोड़ा भी पैसा बचाते हो, तो आप एकदम से करोड़पति नहीं हो जाते। यदि
3 दिन आप जिम में जाएंगे तो भी आप वैसे ही रहेंगे। यदि आप हर रात 1 घंटा मैंडारिन पढ़ते हैं तो आप भाषा नहीं सीख जाते। हम कुछ बदलाव करते हैं लेकिन नतीजे तेजी से नहीं दिखते और फिर हम वापस पुराने ढंग में वापस आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली बदलाव की धीमी गति भी हमें बुरी आदतों की ओर प्रवृत्त करती है। यदि आज आपने सेहत को लाभ न पहुंचाने वाला भोजन खाया है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। यदि आप देर रात तक काम करते हैं और आपने अपने परिवार को इग्नोर किया है तो वो आपको माफ कर देंगे। यदि आप एक दिन अपना प्रोजेक्ट टालते हो तो उसे पूरा करने के लिए बाद में एक दिन अधिक लगेगा। एक फैसले को आसानी से खारिज किया जा सकता है, लेकिन जब आप खराब फैसलों के 1% यानी 1% गलती पर हर दिन करना शुरू कर देते हैं और छोटी गलतियां दोहराते रहते हैं, साथ ही छोटे छोटे बहानों को सही ठहराते हैं, तो हमारा यही चयन अंत में बढ़कर खराब नतीजा दे सकता है। ये कई गलतियों का संचय होता है। 1% गिरावट यानी 1% लॉस के कारण ही बाद में समस्या होती है। अपनी आदतों के बदलाव के कारण जो प्रभाव होता है वो किसी विमान को अपने मार्ग से कुछ ही डिग्री बदलने के समान होता है। सोचिए कि यदि आप लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क जा रहे हैं, यदि पायलट एलेक्स से चलते हुए ही 3.5 डिग्री साउथ की ओर मुड़ जाता है तो न्यूयॉर्क के बजाय आप शायद वॉशिंगटन डीसी में उतरेंगे। उड़ान भरते समय इतने मामूली बदलाव की ओर शायद ध्यान न जाता होगा। भले ही विमान का अगला भाग कुछ फीट ही मुड़ा हो, लेकिन यह एट द एंड अमेरिका में ही आपको सैकड़ों मील दूर उतारेगा। इसी प्रकार से दैनिक जीवन में आदतों के मामूली बदलाव आपके जीवन को किस और कौन से दिशा में ले जाते हैं आपको भी समझ नहीं आता। इसी प्रकार से दैनिक जीवन में आदतों के मामूली बदलाव आपके जीवन को किसी और ही दिशा में ले जाते हैं। 1% बेहतर या 1% बदतर उस पल भले ही उल्लेखनीय ना हो, लेकिन कालांतर में यह भारी बदलाव दिखा सकता है। सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पादन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने सफल या असफल हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पर डाल रही है या नहीं। आपको अपने वर्तमान नतीजों के बजाय अपने वर्तमान मार्ग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप करोड़पति हैं और आप हर महीने जो कमा रहे हैं उससे अधिक खर्च कर रहे हैं तो आपका रास्ता ठीक नहीं है। यदि आपकी खर्च करने की आदतें बदलती नहीं तो अंत में ये अच्छा नहीं रहेगा। इसके विपरीत आप हर महीने कुछ न कुछ बचा रहे हैं तो आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र या स्वायत्त होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। भले ही आप जितना चाहते हैं उससे धीमा गति से चल रहे हो। आपके परिणाम आपकी आदतों का ही संकलन होती है। आपकी ये वित्तीय आदतों का परिणाम आपकी नेटवर्थ है। खाने की आदतों पर ही आपका वजन निर्धारित होता है। आपके सीखने की आदतों का परिणाम ही आपका ज्ञान है। आप जो दोहराते हो वो आप प्राप्त करते हो। यदि आप अपनी भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप जीवन में कहाँ पहुंचेंगे तो आपको छोटे फायदों और छोटे नुकसानों का कर्व बनाना होगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके दैनिक जीवन की पसंद नापसंद 10 या 20 वर्ष में आपको क्या परिणाम देगी। क्या आप हर महीने की कमाई से कुछ कम खर्च करते हैं? क्या आप हर हफ्ते जिम जाते हो? क्या आप पुस्तक पढ़कर हर दिन कुछ नया सीखते हो? इसी तरह से छोटे छोटे संघर्ष आपका भविष्य अपने आप ही बता देंगे। सफलता और असफलता के अंतरों को समय बहुत बढ़ा देता है।
आप जीवन को जो भी दे रहे हो वो मल्टीप्लाई होकर आपके सामने आएगा। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देंगी, खराब आदतें समय को आपका शत्रु बना देंगी। आदतें दुधारी तलवार है। जिस तरह से अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती हैं, उसी तरह से बुरी आदतें आसानी से आपको खत्म कर सकती है। इसलिए इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से आदतें काम करती है और अपनी पसंद के अनुसार इन्हें बनाया जाए ताकि आप इस दोधारी तलवार की एक धार से बचे रहे। नेक्स्ट चैप्टर, प्रगति वास्तव में होती कैसे है। सोचिए कि आपके सामने टेबल पर एक बर्फ का क्यूब रखा है। कमरे में इतनी ठंडक है कि आप अपनी सांस को देख सकते हो। ये तापमान 25 डिग्री है। कमरा धीरे धीरे से गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। आपके सामने रखी टेबल बर्फ क्यूब अभी भी उसी क्यूब में ही है। 29 डिग्री, 30, 31। अब तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर 32 डिग्री, बर्फ पिघलने लगती है। इससे पहले एक एक डिग्री बढ़ने से इतना अंतर नहीं पड़ा, लेकिन इस 1 डिग्री में इतना परिवर्तन हुआ। आपकी आदतें यानी हैबिट्स आपके लिए संयोजन हो सकती है या फिर विरोध में भी खड़ी हो सकती है। पहले हम देखते हैं सकारात्मक संयोजन यानी पॉजिटिव कंपाउंड्स। किसी एक दिन में एक अतिरिक्त कार्य पूरा करना एक छोटा सा कर्तव्य हो सकता है, लेकिन पूरे करियर के लिए ये बहुत मायने रखता है। पुराने काम को स्वतः कर पाने के प्रभावी या किसी नए कौशल में निपुण होना भी उल्लेखनीय होता है। बिना सोचे आप जितने भी काम संभालते हैं, आपका माइंड दूसरे क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा, ज्ञान के अवयव यानी नॉलेज कंपाउंड्स। कोई एक बात सीख लेने से आप विद्वान नहीं बन जाते, लेकिन जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति से आप में बदलाव आ जाता है। हर पुस्तक जो पढ़ रहे हो वो आपको कुछ नया नहीं सिखाती, बल्कि पुराने डरों पर सोचने के तरीकों में बदलाव लाती है। जैसे कि वॉरेन बफे कहते हैं, ज्ञान इसी तरह से कार्य करता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज के समान बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप कंपाउंड्स यानी संबंधों के अवयव। लोग आपके ही व्यवहार का पलटकर जवाब देते हैं। जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, अन्य लोग उतनी अधिक आपकी मदद करना चाहेंगे। थोड़ा अच्छा बनकर बात करने के कारण उनके नतीजे भी दिखने लगते हैं और मजबूत संबंध बन जाते हैं। अब हम देखेंगे नकारात्मक संयोजन यानी नेगेटिव कंपाउंड्स। उसमें पहला है तनाव के अवयव यानी स्ट्रेस कंपाउंड्स। ट्रैफिक जाम का फ्रस्ट्रेशन, पालन पोषण के दायित्व का भार, 2 वक्त की जरूरतों को पूरा करने की चिंता। तनाव के यही कारण है जो खुद ही संभल जा सकते हैं, लेकिन जब ये कई वर्षों तक बने रहते हैं तो सेहत के लिए गंभीर हो सकते हैं। दूसरा है नेगेटिव थॉट्स कंपाउंड। जितना अधिक आप ये सोचते हैं कि आप किसी काम में नहीं हैं, मूर्ख है या सुंदर नहीं है, उतना अधिक आप जीवन को उसी रूप में देखने लगते हैं। इसी तरह से आप विचारों यानी थॉट्स में अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तब भी यही होता है। एक बार जब आप लोगों को क्रोधी, अन्यायी या स्वार्थी के रूप में देखने लगते हैं तो इसी तरह से लोगों को हर स्थान पर देखने लगते हैं। तीसरा है क्रोध के कंपाउंड्स। बहुत कम ही ऐसा होता है कि दंगे, विरोध, आंदोलन किसी एक घटना का नतीजा हो। जब तक छोटे छोटे आक्रोश, हर दिन का बिगाड़ धीरे धीरे बढ़ जाता है,
फिर एक घटना घट जाती है और आक्रोश जंगल की आग जैसा फैल जाता है। सफलता के पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम ही होते हैं, जो बड़े बदलाव के लिए संभावनाएं तैयार करते हैं। हर स्थिति, हर जगह देखने को मिल जाएगी। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग तो पता चलने बिना ही बिताता है, लेकिन फिर कुछ ही महीने में शरीर को खत्म कर देता है। बांबू पहले 5 वर्षों में बड़ा हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि वह जमीन के भीतर जड़ें जमाता रहता है और अगले 6 हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार से आदतें भी तब तक कोई फर्क नहीं डालती हैं जब तक कि आप एक अहम सीमा को पार नहीं कर जाते और नए स्तर नहीं पा लेते। किसी अनुसंधान या तलाश के आरंभ और मध्य में अक्सर निराशा की खाई होती है। आप सीधी रेखा में प्रगति की आशा करते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं। यह किसी भी संयोजन प्रक्रिया का प्रमाण होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली परिणामों में विलंब होता है। ये मूल कारणों में से ही एक है कि कोई स्थायी आदतें यानी परमानेंट हैबिट बनाना इतना मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें ठोस नतीजा नहीं मिलता, तो उसके बाद वो इसको रोक देने का फैसला करते हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि मैं कई महीनों तक हर दिन दौड़ा, तो मैंने अपने शरीर में बदलाव क्यों नहीं देखा? जब इस तरह के विचार यानी थॉट्स हावी होते हैं, तो अच्छी आदतों को दरकिनार करने का बहाना मिल जाता है। लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है, ताकि आप इस पठार को पार कर सके। इसे मैं प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल कह सकता हूँ। यदि आप देखते हैं कि आप अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए संघर्ष या स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुधारने की क्षमता खो चुके हैं। अक्सर ये इस कारण होता है कि आप अब तक प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। कड़े परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल न करने की शिकायत करना, कमरे को 25 से 31 डिग्री तक गर्म करने के बाद भी बर्फ का क्यूब न पिघलने की शिकायत करने जैसा ही है। आपका किया हुआ कर्म नष्ट या व्यर्थ नहीं गया है, बल्कि वह जमा होते जा रहा है। जो भी घटता है वो 32 डिग्री पर होता है। जब आप एट द एंड संभावनाओं के पठार को यानी प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल को पार करते हैं, तो लोग इसे रातों रात अर्जित की गई सफलता कहते हैं। बाहर की दुनिया केवल सिर्फ यही नाटकीय घटना देखती है। जब आप सफलता प्राप्त करते हैं, वो प्रक्रिया नहीं देखती जिनसे आप निकलते हो, लेकिन आप खुद ये जानते हो कि आपने वो क्या काम किया है, कितने लंबे समय तक वो कर रहे हैं, जिनके कारण आज आप उछाल ले सके हैं, जबकि कभी ऐसा लगता था कि आप किसी तरह से प्रगति नहीं कर रहे हो। मानव भूगर्भीय यानी जियोलॉजिकल प्रेशर के समान ही होता है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत रहकर लाखों वर्षों तक एक दूसरे को रगड़ती रहती है। तनाव धीरे धीरे बढ़ जाता है, फिर एक दिन वो उसी तरह से एक दूसरे को रगड़ती है जैसे कि वो वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन इस बार तनाव यानी टेंशन बहुत अधिक हो जाता है। भूकंप आ जाता है। एकदम कुछ होने के पहले बदलाव लगातार होता रहता है। मीन्स चेंज कैन टेक years before it happens all at once. Mastery requires patience. यानी महारत हासिल करने में धैर्य लगता है। एनबीए के इतिहास की सबसे सफल टीम सेंट एंटोनियो स्पर्स ने समाज सुधारक जेकब राज का एक कथन अपने लॉकर रूम में लटका रखा था। वो कथन ये था, जब मुझे कोई भी मदद करता हुआ नहीं दिखता है, तो मैं पत्थर तोड़ने वालों की ओर देखता हूँ। जो चट्टान पर
हथौड़ा चलाते हैं, करीब सैकड़ों बार वो चलाते होंगे, तो भी उसमें दरार नहीं आती। पर 100 के बाद पहले ही हथौड़े में टुकड़ों में बट जाती है। मैं जानता हूं ये वो अंतिम हथौड़ा नहीं है जिसने इसने तोड़ने की शक्ति रखी, बल्कि पहले भी जो चले हैं उनका भी असर होता है। नेक्स्ट चैप्टर, द प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रगति एक सीधी रेखा में होती जाएगी। हम यह उम्मीद बहुत कम करते हैं कि ये जल्द मिलेगी। वास्तव में हमारे प्रयासों के नतीजे अक्सर देर से ही मिलते हैं। कई महीने या वर्षों के बाद हमारे द्वारा पहले किए गए काम का हम वास्तविक मूल्य नहीं समझ पाते हैं। ये निराशा की घाटी बना देती है, जहां लोग हफ्तों और महीनों मेहनत करने के बाद भी बिना किसी परिणाम के डिमोटिवेशन महसूस करते हैं। हालांकि ये काम व्यर्थ नहीं जाता, वह जमा होने लगता है। हमारे पिछले प्रयासों का पूर्ण मूल्य काफी समय के बाद प्राप्त होता है। सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआतों से प्राप्त हो पाती है। हर आदत का बीज अकेला छोटा सा निर्णय रहता है, लेकिन जैसे ही वो फैसला बार बार आदत के रूप में उभरने लगता है, तो वो मजबूत होने लगता है। वो जड़ें जमाता है और शाखाएं निकलने लगती है। बुरी आदतों को खत्म करना ठीक अपने भीतर एक बड़े सी या तगड़े वृक्ष को उखाड़ने के समान है। अच्छी आदतों को बनाना ठीक हर दिन एक कोमल सुंदर फूल को बुझाने के समान है। लेकिन ये इस बात से तय होता है कि क्या हम उस आदत के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं कि एट द एंड हम प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल के आकर सफलता हासिल कर सके। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो लोगों को अनवांटेड हैबिट्स की ओर ले जाते हैं और दूसरों को अच्छी आदतों के समग्र प्रभाव का आनंद लेने देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, लक्ष्य को भूलकर व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं, जैसे अच्छा शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, उसे प्राप्त करने के लिए हमें एक विशिष्ट और रियलिस्टिक और एक्शनेबल गोल रखने चाहिए। कई वर्षों तक मैं भी अपनी आदतों को इसी के अनुसार बनाता रहा। प्रत्येक लक्ष्य था जिसे प्राप्त करना था। मैंने स्कूल में ग्रेड्स के लिए, जिम में वजन के लिए, कारोबार में लाभ हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिया। चीजों में तो मैं सफल हो गया, लेकिन अधिकांश में असफल हो गया था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरे नतीजों का मेरे लक्ष्यों में बहुत कम लेना देना था। लगभग हर चीज का लेना देना उन व्यवस्थाओं में था जिसका मैंने पालन किया था। व्यवस्थाओं और लक्ष्यों के बीच क्या फर्क है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड गोल, ये एक विशिष्टता है। सबसे पहले मैंने इसे डिल्बर्ट कॉमिक के कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स में सीखा। लक्ष्य हमेशा वो परिणाम होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। व्यवस्थाएं यानी सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आपको नतीजों की ओर ले जाती है। यदि आप कोच हैं तो आपका लक्ष्य केवल चैंपियनशिप जीतने का होता है। व्यवस्था वो तरीका है जिसकी वजह से खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है, अपने सहायक कोचों को तैयार किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलर का कारोबार बनाने का ही होगा। आपकी व्यवस्था प्रोडक्ट आइडिया का परिणाम करना, परीक्षण करना, कर्मचारी रखना और मार्केटिंग के लिए अभियान चलाना होगा। यदि आप एक संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नई रचना को तैयार करना होगा।
कितनी बार आप अभ्यास करते हैं, कितनी बार आप हिम्मत हार जाते हैं, मुश्किल उपायों में कैसे निपटते हैं, गुरु से फीडबैक लेने की प्रक्रिया आदि आपकी व्यवस्था यानी सिस्टम है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यदि आप अपने लक्ष्यों की उपेक्षा करके यानी इग्नोर करके पूरी तरह से आप व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो क्या आप सफल हो पाएंगे? उदाहरण के लिए, यदि आप बास्केटबॉल कोच हैं और स्पर्धा जीतने के लिए लक्ष्य को इग्नोर करके केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि टीम हर दिन किस तरह से अभ्यास कर रही है, तो भी क्या परिणाम मिलेंगे? ओके, मैं समझता हूँ, मिलेंगे। किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करना एक लक्ष्य होता है, लेकिन स्कोरबोर्ड की ओर देखते हुए खेल पूरा करना हास्यास्पद हो सकता है। हर दिन कुछ बेहतर होना ही वास्तव में जीत का सही तरीका माना जाता है। 3 बार के सुपर बाउल विजेता बिल वॉल्श के शब्दों में, स्कोर स्वयं अपनी चिंता कर लेगा। यही बात जीवन के अन्य हिस्सों में भी लागू होती है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करना भूल जाए, व्यवस्था यानी सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दें। क्या लक्ष्य बेकार की चीज है? बिल्कुल भी नहीं। लक्ष्य दिशा तय करते हैं, लेकिन व्यवस्था प्रगति करने के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। समस्या तब है जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में ही बहुत समय बिता देते हैं और अपनी व्यवस्था को सुधारने में पर्याप्त समय नहीं दे पाते। अब हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे। समस्या 1 यानी प्रॉब्लम नंबर 1, जीतने और हारने वालों के लक्ष्य समान होते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना अस्तित्व बचाए रखने की समस्या से ग्रस्त होता है। हम उन पर ध्यान देते हैं जो जीत जाते हैं, यानी जो दौड़ में बच जाते हैं। हम ये आकलन गलत करते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने उन्हें सफल बनाया है। हम उन लोगों को नजरअंदाज करते हैं जिनका लक्ष्य भी जीत का ही होता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। हर ओलंपिक खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी चाहता है। यदि सफल और असफल दोनों व्यक्तियों में लक्ष्य समान रहते हैं, तो फिर लक्ष्य विजेताओं को हारने वालों से अलग नहीं करता। टूर डी फ्रांस को जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइकिलिस्ट को शिखर पर नहीं पहुंचाया था। वो तो हर वर्ष स्पर्धा जीतना ही चाहते थे, ठीक जैसे जैसे अन्य प्रोफेशनल टीम जीतना चाहती है। अलग परिणाम तभी मिल पाए जब उन्होंने लगातार छोटे छोटे सुधारों को व्यवस्था में लागू किया। प्रॉब्लम नंबर 2, लक्ष्य प्राप्त करना क्षणिक यानी मोमेंटरी चेंज होता है। सोचिए कि आपका कमरा अस्त व्यस्त है और आपने उसे साफ करने का लक्ष्य रखा है। यदि आप ऊर्जा से भरकर वो करेंगे तो अभी ही वो साफ हो जाएगा। लेकिन यदि आप आलस की वही आदतें जारी रखेंगे जिनकी वजह से कमरा अस्त व्यस्त हुआ था, तो कमरे में नई गंदगी पसर जाएगी और फिर आप किसी और प्रेरणा की उम्मीद करने लगेंगे। आपको बार बार वही परिणाम मिलेंगे क्योंकि आप उनमें निहित व्यवस्था को बदल ही नहीं सके। आपने किसी लक्ष्य का उपचार बिना कारण जाने ही किया है। लक्ष्य यानी गोल को प्राप्त करने से जीवन में क्षण भर के लिए ही बदलाव होता है। सुधार के बारे में यह सहज ज्ञान के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने नतीजे बदलने की जरूरत है, लेकिन नतीजे समस्या नहीं है। वास्तव में हमें वो व्यवस्था या प्रणाली बदलनी चाहिए जो समस्या का कारण है। जब आप परिणाम के स्तर पर समस्या हल करते हैं तो वो अस्थायी रूप से ही हो पाती है। बेहतरी के लिए सुधार करना है तो आपको व्यवस्था के स्तर पर समस्या हल करनी होगी,
जो इनपुट्स है उनमें सुधार कर ले, परिणाम खुद सुधर जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित करती है। किसी लक्ष्य के बारे में अनुमान ये रहता है कि एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। लक्ष्य के साथ तब समस्या हो जाती है जब आपकी मानसिकता बन चुकी होती है कि आप अगले पड़ाव की प्राप्ति तक खुशियां नहीं पाएंगे। मैं इस झंझट में इतनी बार उलझ चुका हूं कि अभी मुझे संख्या भी पता नहीं। वर्षों तक खुशियां मेरे लिए भविष्य की बात बनकर रह गई थी। मैं खुद को ही वचन देता था कि एक बार मैं 20 पाउंड मांसपेशियां यानी मसल्स बना लूं या मेरे कारोबार का उल्लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में हो जाए तो एट द एंड मुझे आराम मिलेगा। यही नहीं, लक्ष्य या तो ये या वो, इसका टकराव पैदा करता है। मतलब या तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करके सफल होते हैं या फिर विफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुद को मानसिक रूप से खुशी की संकुचित सोच में बांध लेते हैं। ये गलत दिशा है। ये संभव नहीं है कि वास्तविक जीवन में आपका रास्ता वैसा ही हो जैसा आपने अपने दिमाग में शुरुआत के वक्त में बनाया था। सिर्फ एक परिदृश्य तक अपनी संतुष्टि को सीमित रखने का कोई मतलब नहीं है, जबकि आपके पास सफलता के कई मार्ग हैं। व्यवस्था यानी सिस्टम पहले बनाने की मानसिकता तनाव से मुक्ति प्रदान करती है। जब आप उत्पाद से ज्यादा प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए खुद को अनुमति नहीं देनी होती है। आप कभी भी खुश हो सकते हो क्योंकि प्रणाली या व्यवस्था काम करती जा रही है, और एक प्रणाली या व्यवस्था कई स्वरूपों में सफल हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा हो उसी में सफलता मिले। प्रॉब्लम नंबर 4, लक्ष्यों का दीर्घकालिक प्रगति से टकराव। एट द एंड, गोल ओरिएंटेड मानसिकता आप पर उतार चढ़ाव का प्रभाव छोड़ेगी। कई रनर्स महीनों तक कड़ी परिश्रम करते हैं, लेकिन जैसे ही वो फिनिश लाइन को पार करते हैं वो प्रशिक्षण रोक देते हैं। रेस उन्हें और अधिक प्रेरित नहीं करती है। जब आपका सारा परिश्रम यानी स्ट्रगल किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही होता है तो उसे प्राप्त करने के बाद क्या रह जाता है। इसी कारण से कई लोग लक्ष्य प्राप्ति के बाद खुद को पुरानी आदतों की ओर मोड़ लेते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का मकसद किसी स्पर्धा को जीतना होता है, परंतु व्यवस्था या प्रणाली बनाने का मकसद खेल को खेलते रहना ही होता है। वास्तविक में लंबी सोच लक्ष्य विहीन सोच होती है। ये केवल एक लक्ष्य हासिल करने मात्र तक सीमित नहीं होती है। ये सतत सुधार या परिशोधन का अंतहीन चक्र है। निश्चित रूप से ये किसी प्रक्रिया को लेकर आपकी प्रतिबद्धता है जो आपकी प्रगति का निर्धारण करेगी। नेक्स्ट चैप्टर, छोटी छोटी आदतों की व्यवस्था यानी द सिस्टम ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। यदि आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी होती है तो समस्या आप नहीं है, समस्या आपकी प्रणाली में है। बुरी आदतें खुद को बार बार दोहराती है, इसलिए नहीं कि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसीलिए कि बदलने की आपकी प्रणाली गलत है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं। किसी एक लक्ष्य की बजाय पूरी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना ही इस पुस्तक के मूल विषयों में से एक है। एटॉमिक यानी छोटी छोटी शब्द के पीछे भी गहरे अर्थ निहित है, लेकिन आप अब समझ गए होंगे कि छोटी आदतों के मायने
मामूली बदलाव है, मामूली लाभ, 1% यानी 1% सुधार। लेकिन छोटी आदतें केवल पुरानी आदतें नहीं होती, बल्कि कोई भी छोटा सुधार होती है। छोटी आदतें ही व्यवस्था या प्रणाली का एक हिस्सा होती है। आदतें हमारे जीवन में अणु यानी एटॉम जैसी होती है, हर एक मूल इकाई के रूप में होती है जो समग्र सुधार में सहयोग देती है। पहले ये छोटी आदतें ज्यादा महत्व नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही एक के बाद एक बढ़ती जाती है तो ये बड़ी जीत का ईंधन बन जाती है, जिसकी कीमत आरंभिक निवेश में ज्यादा होती है। वो छोटी और प्रबल दोनों होती है। यही एटॉमिक हैबिट्स छोटी आदत के मुहावरे का अर्थ है। मतलब नियमित अभ्यास या रूटीन को अपनाना। ऐसा न केवल छोटा और करने में आसान होता है, बल्कि यह अतुल्य शक्ति का स्रोत भी होता है। ये संयुक्त वृद्धि व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। सो व्हाट इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर की समरी क्या है? आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती है। प्रतिदिन 1% बेहतर होना लंबे समय में बहुत मायने रखता है। आदतें दो धारी तलवार होती है। वो आपके लिए काम भी कर सकती है और आपके विरोध में भी काम कर सकती है। इसीलिए इसे विस्तार में समझ लेना जरूरी होता है। छोटे बदलाव अक्सर तब तक कोई अंतर नहीं बनाते हैं जब तक कि आप किसी अहम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। किसी भी संयुक्त प्रक्रिया में सर्वाधिक शक्तिशाली परिणाम देर से ही मिलता है। इसके लिए आपको धैर्य रखना आवश्यक होगा। कोई भी छोटी आदत बड़ी प्रणाली या सिस्टम का हिस्सा होती है। जिस प्रकार अणुओं से कण बनते हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी आदतों से उल्लेखनीय परिणाम निकलते हैं। यदि आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाइए। इसकी बजाय अपनी प्रणाली या व्यवस्था या सिस्टम पर ध्यान दें। आप अपने लक्ष्य के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते हैं, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे नहीं जाते हैं। तो गाइस, ये थे हमारे बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। हम ऐसे ही एटॉमिक हैबिट्स इस बुक को एक्सप्लोर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप लिसनिंग। बाय बाय।